अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एंटी पार्किंसन ड्रग्स की बात करेंगे और उससे पहले जो एक पार्किंसन डिजीज़ होती है उसको उन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है जो कि मैं भी दूंगा। पार्किंसन जो डिजीज़ होती है वो हमें पता है इट इज़ बेसिकली अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स विच इज़ करेक्टराइज बाय ट्रेमर्स, मस्कुलर रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया और पोस्चरल एंड गेट एबनॉर्मेलिटीज़। और यूजली उन एल्डर एडल्ट्स में होती है जिनकी एज जो है वो ओवर 65 हो या जिनकी एज 65 हो। अब इसमें बेसिकली होता क्या है वो हम इस डायग्राम से पढ़ सकते हैं कि जो पार्किंसन होती है, पार्किंसन में होता ये कि नॉर्मली जो सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है वहाँ से जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो डोपामिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ये एक इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कहाँ पे? कॉर्पस स्ट्राइएटम में। कॉर्पस स्ट्राइएटम में जो नियोस्ट्राइएटम होता है वहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन के जितने न्यूरॉन्स हैं उनको एक इनहिबिटरी वो इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसकी वजह से होता है कि जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जो भी मस्कुलर मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो रही होती हैं और जो कॉर्पस स्ट्राइएटम है जिसको नियोस्ट्राइएटम कहते हैं वहाँ से भी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स एज अ गैबा की तौर पे आ रहे होते हैं जो कि सब्सटेंशियल नाइग्रा पे एक्ट कर रहे होते हैं। ये नॉर्मली चल रही होती है एक साइकिल टाइप। अब पार्किंसन में क्या होता है? पार्किंसन में बेसिकली होता है कि जो सब्सटेंशियल नाइग्रा के लेवल पे जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनका डैमेज होने लग जाता है और उनकी एक तरह से डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। जब उनकी डिस्ट्रक्शन होती है तो उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से ये होता है कि जो डोपामीन है और वो डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होगा और जब डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसकी वजह से होता है कि वो नियोस्ट्राइएटम पे अपना इनहिबिटरी इफेक्ट कर नहीं पाएगा जिसकी वजह से जो एक म्यूचुअल इनहिबिशन है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें होता है कि जब डोपामीन अपना जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो नियोस्ट्राइएटम पे नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा तो उसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं डोपामीन कर क्या रहा था, डोपामीन जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स थे उनको इनहिबिट कर रहा था। जब वो डैमेज हो जाएंगे, जब डोपामीन प्रोड्यूस होगा नहीं तो उसकी वजह से होगा कि जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स थे या एसिटाइलकोलिन के जो न्यूरॉन्स थे प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ नियोस्ट्राइएटम वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और जब वो स्टिमुलेट हो जाएंगे तो उसकी वजह से हमको जो उसकी एसिटाइलकोलिन की स्टिमुलेशन की वजह से या उसकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से या ओवर एक्टिविटी की वजह से हमको पार्किंसन के पेशेंट्स में वो मस्कुलर रिजिडिटीज़ और ट्रेमर्स और ब्रेडिकाइनेसिया और जो भी साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं वो इस चीज़ की वजह से मिलते हैं। एक और कंडीशन होती है जिसको हम सेकेंडरी या सूडो पार्किंसनिज्म कहते हैं। सूडो पार्किंसनिज्म वैसे नहीं है, जस्ट इट इज़ नॉट ट्रू पार्किंसनिज्म। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो कुछ ड्रग्स हैं लाइक फिनोथाइजिन और हेलोपेरिडोल ये करते क्या हैं, ये करते हैं कि जो डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो उनको ब्लॉक करने की वजह से होता क्या है, अगेन डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होता, ये वाली साइकिल हो नहीं पाती जिसकी वजह से पार्किंसन लाइक सिम्टम्स मिलते हैं। इसलिए हम इसको सूडो पार्किंसनिज्म कह रहे हैं क्योंकि ये ट्रू पार्किंसन नहीं है। जो ट्रू पार्किंसनिज्म होता है उसमें डोपामिन जो रिसेप्टर्स हैं, जो डोपामिन न्यूरॉन्स हैं उनकी डैमेज और डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे विच इज़ एंटी पार्किंसन ड्रग्स। सबसे इंपॉर्टेंट एंटी पार्किंसन ड्रग इज़ योर लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या है? लीवोडोपा बेसिकली ये मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है डोपामीन का और इसको ने हम इस फिगर से याद कर सकते हैं। हम डोपामीन क्यों नहीं दे रहे, हम लीवोडोपा क्यों दे रहे हैं, उसका प्रिकर्सर क्यों दे रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए? हम लीवोडोपा इसलिए देते हैं क्योंकि लीवोडोपा करता क्या है कि लीवोडोपा इज़ बेसिकली इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। जो डोपामीन है इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हम देख सकते हैं जो लीवोडोपा है वो आता है, वो डोपा में कन्वर्ट होता है और फिर जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है तो वहाँ पे वो डोपामीन की प्रोडक्शन कराता है और फिर डोपामीन आगे जाके जो उसके फंक्शंस हैं वो फिर प्रोड्यूस करता है। और इसमें ये देखा गया कि जो पार्किंसनिज्म के जितने भी हम ड्रग्स पढ़ेंगे ना उसका ये याद रखना है कि दे डू नॉट रिवर्स द न्यूरोनल डीजनरेशन, दे विल ओनली एक्ट एज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जितनी भी हम अभी पार्किंसन की वो ड्रग्स पढ़ेंगे वो एज अ सिम्टोमेटिक के तौर पर यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल पार्किंसन की जो डिजीज़ है उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकते। और इसमें ये भी दिखा गया है कि जब एक्यूटली अगर हम इसको जो पार्किंसन लाइक सिम्टम्स अगर हम उनको कैच कर लें, उनको हम एक्यूटली डायग्नोस कर लें और अगर फ़ौरन लीवोडोपा दे दी जाए तो इट्स बेटर। क्योंकि होता क्या है कि जब शुरुआत होती है पार्किंसन लाइक सिम्टम्स की तो जो सब्सटेंशियल नाइग्रा के अबाउट 20% वो होते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो अभी भी नॉर्मल होते हैं। तो लीवोडोपा इट कैन क्या कहते हैं एक्ट अकॉर्डिंगली और सही से वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। वेरएस ये देखा गया कि जब हम लेटर ऑन लाइफ में पार्किंसन पेशेंट्स को जब हम वो ड्रग्स देते हैं तो उन ड्रग्स का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना जो डिजीज़ की शुरुआत है उसमें हो रहा होता है, उतना ज़्यादा इफेक्ट हमको लेटर ऑन लाइफ नहीं मिलता। तो लीवोडोपा का याद रखना है कि लीवोडोपा का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि सिंस डोपामीन इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, लीवोडोपा इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू सीएनएस एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड टू डोपामीन, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम लीवोडोपा देंगे हम हमेशा लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देंगे। और वो हम क्यों देंगे? वो हम इसलिए देंगे क्योंकि लीवोडोपा के साथ क्या होता है, अगर हम लीवोडोपा को हम अकेला दे दें जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है तो उसकी फेट ये होगी कि जो लीवोडोपा होगा
maximum amount of levodopa, it will be metabolized in the periphery, it will be metabolized in GI tract due to dopamine decarboxylase। और जब वो मेटाबोलाइज हो जाएगा तो उससे होगा क्या, उससे एक तो ये होगा कि जो लीवोडोपा की वो थी अफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो डिमिनिश हो जाएगी, और साथ में हमको कुछ क्या कहते हैं अनडिज़ायरेबल साइड इफेक्ट्स मिलते हैं लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, कार्डिक एरिथमियास और हाइपोटेंशन। जब हम कार्बिडोपा साथ देते हैं तो कार्बिडोपा क्या कराता है कि कार्बिडोपा इज़ बेसिकली अ डोपामीन डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जो इस लीवोडोपा को मेटाबोलाइज कर रहा था उस एंजाइम का इनहिबिटर है कार्बिडोपा। और उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से ये होगा कि जो लीवोडोपा है उसका मेटाबॉलिज्म डिमिनिश हो जाएगा, और जब उसका मेटाबॉलिज्म डिमिनिश हो जाएगा तो वो पेरिफेरी में इतनी जल्दी ये कहते हैं लॉस्ट नहीं होगा, और उसकी वजह से वो आराम से CNS में अपटेक हो जाएगा और अपने फिर जो भी एक्शंस उसने प्रोड्यूस करने विच इज़ डोपामीन की प्रोडक्शन वो आराम से कर लेगा। जो थेराप्यूटिक यूज़ है लीवोडोपा और कार्बिडोपा की वो यही है कि ये जो पार्किंसन लाइक जो जितनी भी पार्किंसन की डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट में एज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे दिए जाते हैं। लेकिन इनका ये याद रखना है कि जो मैंने अभी बताया कि जब हम इनको 3rd या 5th ईयर ऑफ थेरेपी में जब दे रहे होंगे इस ड्रग्स को, तो इनका जो रिस्पॉन्स होगा, जो क्लिनिकल रिस्पॉन्स होगा, इट विल बी मच डिक्लाइन दैन व्हेन कंपेयर टू व्हेन इट वाज गिवन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। क्योंकि यही होता है कि जो आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं जो कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता और डिस्ट्रॉय और डैमेज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इन ड्रग्स का इतनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं सही से ट्रीटमेंट हो नहीं पाती। और लीवोडोपा की एक और चीज़ याद रखनी है, लीवोडोपा के एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म की वजह से कि सिंस लीवोडोपा हैज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ विच इज़ 1 to 2 hours, एंड सिंस लीवोडोपा इज़ एब्जॉर्ब रैपिडली फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन इट इज़ एम्प्टी ऑफ फूड। तो ये दो फैक्टर्स बेसिकली उसकी लीवोडोपा की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को वो करते हैं डिटरमिन करते हैं। और ये देखा गया कि लीवोडोपा अपने जो उसके जो एक्शंस हैं जो कि डोपामिन की प्रोडक्शन है वो तभी प्रोड्यूस करेगा जब उसकी प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई होगी कि वो CNS में अपटेक हो सके। अगर ऐसा हो कि लीवोडोपा की जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से जो लीवोडोपा के सिम्टोमेटिक इफेक्ट्स थे वो हमें नहीं मिलेंगे, और हमको एक फिनोमेना मिलता है विच इज़ नोन एज ऑन एंड ऑफ फिनोमेना। ऑन एंड ऑफ फिनोमेना यही होता है कि सिंस लीवोडोपा है शॉर्ट हाफ लाइफ, एंड अगर आप ऐसा हो कि लीवोडोपा को आप मील के साथ इंजेस्ट कर लें तो उसकी वजह से ये होगा कि जो लीवोडोपा के सिम्टम्स हैं वो या तो आ रहे होंगे डिपेंडिंग अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, या होगा कि एकदम से चले जाएंगे। और जब एकदम से उसके जो सिम्टम्स कह रहे हैं, जब उसके जो क्लिनिकल वो फीचर्स हैं जब वो एकदम से चले जाएंगे तो उससे हमें यही मिलेगा कि जो पार्किंसन का पेशेंट है उसमें मोटर फ्लक्चुएशंस मिलेंगी। मोटर फ्लक्चुएशंस क्या होंगे कि उसमें अगेन इमोबिलिटी शुरू हो जाएगी, उसको ट्रेमर शुरू हो जाएंगे, और उसमें वो क्या कहते हैं इमोबिलिटी और क्रैम्प शुरू हो जाएंगे। कि मोटर फ्लक्चुएशंस में कॉज द patients to suddenly lose normal mobility and experience tremors, cramps and immobility due to loss in the concentration of levodopa। तो इसलिए देखा जाता है कि जो levodopa होती है उसको हमने एक तो एम्प्टी स्टमक में लेनी चाहिए विच इज़ टिपिकली 30 minutes बिफोर टेकिंग एनी मील। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स लीवोडोपा के पेरिफेरी में ये हैं कि ये एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग कराते हैं क्योंकि ये कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करता है। ये जो डोपामीन है, डोपामीन हार्ट के लेवल पर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोलिक इफेक्ट्स दे सकता है। एड्रीनर्जिक एक्शंस मिलते हैं लाइक मिडरेसिस ऑफ आइरिस। एड्रीनर्जिक एक्शंस क्यों मिल रहे हैं, एड्रीनर्जिक एक्शंस इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अगर हम इसकी ज़्यादा डोज दे देंगे तो ज़्यादा डोज देने से होगा, जब ज़्यादा डोपामीन प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा इनहिबिशन हो जाएगी एसिटाइलकोलिन की, जिसकी वजह से हमको एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स मिलेंगे। साथ में ये देखा गया है कि ये ब्लड डिस्करेसिस और पॉजिटिव रिएक्शन भी प्रोवाइड करता है टू कूम्स टेस्ट। कूम्स टेस्ट इज़ बेसिकली कि कूम्स टेस्ट में आप डिटरमिन कर रहे होते हैं कि इफ़ देयर आर एनी ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट अगेंस्ट योर रेड ब्लड सेल्स, तो उसकी ये है कि कुछ इंडिविजुअल्स में कूम्स टेस्ट कोई पॉजिटिव रिएक्शन देता है लीवोडोपा। और पेरिफेरी में ये देखा गया कि इट कैन टर्न द सलाइवा एंड यूरिन टू ब्राउनिश कलर ड्यू टू इंक्रीज मेलानिन पिगमेंट विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम कैटेकोलामीन ऑक्सीडेशन। CNS पे क्या इफेक्ट्स मिलते हैं, CNS पे तो विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कराता है एंड एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कराता है लाइक डिस्किनियसिस, और साथ में इट कैन ऑल्सो कॉज मूड चेंजेस, डिप्रेशन, साइकोसिस एंड एंजाइटी। जो इसकी इंट्रैक्शंस की याद रखनी है कि लीवोडोपा को कभी भी विटामिन B6 के साथ नहीं लेना, क्योंकि विटामिन B6 क्या करती है पेरिफेरी में लीवोडोपा की ब्रेकडाउन को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से अगेन उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। हमने कभी भी लीवोडोपा को नॉन सेलेक्टिव मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ नहीं देना, क्योंकि ये देखा गया कि लीवोडोपा क्या करा रहा है, डोपामीन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है। डोपामीन इज़ बेसिकली योर monoamine like norepinephrine and dopamine is a catecholamine like norepinephrine and serotonin। अब जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़े थे मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दो तरह के होते हैं, एक टाइप ए, और जो मोनोमीन ऑक्सीडेज एंजाइम है वो भी दो तरह के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी।
और टाइप ए हमें पता है कि जो वो टाइप ए क्या करता है, एपिनेफ्रीन और सेरोटोनिन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, वेयर एज जो टाइप बी होता है, टाइप बी हमारी डोपामीन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। तो अगर हम लीवोडोपा को नॉन सिलेक्टिव मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ देंगे तो उसकी वजह से होगा क्या, एक तो लीवोडोपा डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा होगा, साथ में जब मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दिए होंगे नॉन सिलेक्टिव तो जो कैटेकोलामीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनकी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन की, जिसकी वजह से इट कैन प्रोड्यूस हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसलिए हम इसको लीवोडोपा को नॉन सेलेक्टिव मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ नहीं देते। साइकोटिक पेशेंट्स में देखा गया कि लीवोडोपा कैन ऑल्सो एग्जर्बेट देयर सिम्टम्स, कार्डिक पेशेंट्स में इट कैन कॉज एरिथमियास। और जब हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें देखेंगे कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे ऑल्सो आर जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पार्किंसन, लाइक इन पार्किंसनिज्म पेशेंट्स। तो ये था लीवोडोपा। अब हमारे पास आ जाती है सेलिजिलीन, रासेजिलीन और सेफिनामाइड। ये जो तीनों ड्रग्स हैं ये क्या हैं, ये नॉन सेलेक्टिव मोनोमीन ऑक्सीडेज टाइप बी के इनहिबिटर हैं। टाइप बी एज वी नो कि जो मोनोमीन ऑक्सीडेज टाइप बी एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये डोपामीन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, ये डोपामीन को मेटाबोलाइज करता है। तो जब हम इसका इनहिबिटर दे देंगे तो डोपामीन जो वो मेटाबोलाइज होगा नहीं, और जब डोपामीन नहीं मेटाबोलाइज होगा तो डोपामीन के जो लेवल्स होंगे वो इंक्रीज़ कर जाएंगे ब्रेन पे। सेलिजिलीन क्या कराता है कि सेलिजिलीन वही मोनोमीन ऑक्सीडेज टाइप बी का इनहिबिटर है जिसकी वजह से डोपामीन के लेवल्स बढ़ रहे हैं। इसका एक और नाम डीप्रेनिल है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीप्रेनिल। और इसकी चीज़ याद रखनी है कि अगर हम सेलेजिलीन को हाई डोजेस में दे देंगे तो जो इसकी सेलेक्टिविटी थी कि इट वॉज सेलेक्टिव फॉर मोनोमीन ऑक्सीडेज टाइप बी वो लॉस्ट हो जाएगी, और जब वो लॉस्ट हो जाएगी तो उसके लॉस होने से होगा क्या, देयर विल बी इंक्रीज रिस्क फॉर सिवियर हाइपरटेंशन, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया था कि नॉन सेलेक्टिव मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे माइट कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। उसके अलावा ये देखा गया कि जो सेलेजिलीन होती है वो मेटाबोलाइज हो जाती है मेटाम्फेटामीन में और एम्फेटामीन में। अब इसके मेटाबोलाइट्स की वजह से क्या होता है, मेटाबोलाइट्स की वजह से ये होता है कि जो मेटाम्फेटामीन है और जो एम्फेटामीन है ये पेशेंट में इंसोम्निया प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो यूजली जो सेलेजिलीन ड्रग होती है वो यूजली सुबह में या वही आफ्टरनून से पहले दी जाती है, क्योंकि अगर हम उसको आफ्टरनून के बाद दे देंगे तो देयर इज़ अ चांस कि पेशेंट में इंसोम्निया कॉज हो जाए। अब जो रासेजिलीन है, रासेजिलीन जस्ट लाइक सेलेजिलीन इट इज़ इनहिबिटर ऑफ मोनोमीन ऑक्सीडेज टाइप बी, बस डिफरेंस ये कि इट इज़ अ इरिवर्सिबल इनहिबिटर, और डिफरेंस ये कि जो इसका मेटाबोलाइट है इसके मेटाबोलाइट्स एम्फेटामीन और वही मेटाम्फेटामीन नहीं होते, तो इसमें हमें इंसोम्निया लाइक सिम्टम्स नहीं मिलते। और साथ में जो तीसरा ड्रग है विच इज़ सेफिनामिड, सेफिनामिड का भी ये रखना है कि ये एज अ एडजंक्ट के तौर पे दिया जाता है विद लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, और ये भी जो मोनोमीन ऑक्सीडेज टाइप बी है उसका इनहिबिटर है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कैटेकोलो मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर, जिसमें दो आते हैं, एंटाकापोन एंड टोलकापोन। इसमें याद रखना है, इसमें हम इस फिगर से भी याद कर सकते हैं कि नॉर्मली होता है कि जब हम लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन दे रहे होते हैं तो सम ऑफ द लीवोडोपा इट गेट्स मिथाइलेटेड या इट गेट्स मेटाबोलाइज टू 3O मेथाइल डोपा। अब ये 3O मेथाइल डोपा क्या करता है कि जो लीवोडोपा जैसे ही कैटेकोलो मिथाइल ट्रांसफेरेज से वो होता रहेगा, मेटाबोलाइज होता रहेगा 3O मेथाइल डोपा में। जब 3O मेथाइल डोपा की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो 3O मेथाइल डोपा क्या करेगा, 3O मेथाइल डोपा विल कम्पीट विद लीवोडोपा इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू CNS, जिसकी वजह से होगा क्या कि लीवोडोपा अपने CNS में जा नहीं पाएगा, और जब वो CNS में जा नहीं पाएगा तो डोपामीन की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस फेट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फेट को ख़त्म करने के लिए हम कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर्स देते हैं, जिसमें हमारे पास दो आते हैं, एंटाकापोन और टोलकापोन। यही चीज़ उन्होंने पूरे पैराग्राफ में लिखी कि नॉर्मली मिथाइलेशन ऑफ लीवोडोपा बाय कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज टू 3O मेथाइल डोपा इज माइनर pathway, but it can, however, the peripheral dopamine decarboxylase when the peripheral dopamine decarboxylase activity is inhibited by carbidopa, a significant concentration of 3O-methyl dopa is formed which competes with levodopa for active transport in CNS। जो एंटाकापोन है और जो टोलकापोन है वो कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज के इनहिबिटर हैं, और जब हम ये देंगे, जब वो सिलेक्टिवली और रिवर्सिबली इनहिबिट कर देंगे तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी इनहिबिशन से ये होगा कि देयर विल बी डिक्रीज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3O-methyl डोपा। जब उसकी डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन रहेगी तो देयर विल बी इंक्रीज अपटेक ऑफ लीवोडोपा एंड ग्रेटर कंसंट्रेशंस ऑफ ब्रेन डोपामीन, जो कि एक लॉजिकल और कॉमन सेंस वाली बात है। फार्माकोकाइनेटिक्स में बस इसका याद रखना है कि जो दोनों ड्रग्स हैं टोलकापोन और एंटाकापोन, एक तो दे आर एक्सटेंसिवली बाउंड टू प्लाज्मा एल्बुमिन, और मैंने इस तरह याद रखा हुआ है कि जो टोलकापोन है उसमें पहले टॉल आ रहा है, तो टोलकापोन एंड टॉल इज़ ऑल्सो नोन एज लॉन्ग। तो इससे टॉल और लॉन्ग का हम ये एक इंटर रिलेशनशिप बना सकते हैं कि जो टोलकापोन है उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इट इज़ लॉन्गर कंपेरेटिव टू एंटाकापोन, और इट्स प्रॉबली ड्यू टू इट्स एफिनिटी फॉर द एंजाइम। एडवर्स इफेक्ट्स के एडवर्स इफेक्ट्स यही कि जब हम ये दो ड्रग्स देंगे उन पेशेंट्स को जो कि लीवोडोपा और कार्बिडोपा का
मिक्सचर ले रहे हैं तो एडवर्स इफेक्ट्स हमको मिलेंगे डायरिया, पोस्टुरल हाइपोटेंशन, नोजिया, एनोरेक्सिया, डिस्किनेसिस, हेलुसिनेशंस एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। और टोल कपोन के साथ ये देखा गया कि टोल कपोन कैन ऑल्सो कॉज पल्मिनेटिंग हेपेटिक नेक्रोसिस। फिर हमारे पास आ जाते हैं डोपामीन रिसेप्टर के एगोनिस्ट, जिसमें एक एर्गोट डिराइव है विच इज़ ब्रोमोक्रिप्टीन, और दूसरे है हमारे पास नॉन एर्गोट डिराइव जिसमें हमारे पास 4 आ जाते हैं रोपिनरोल, प्रामीपेक्सोल, रोटिगोटीन एंड एपोमोर्फिन। और इनका ये देखा गया कि ये जो ड्रग्स हैं इनकी कंपेयर टू लीवोडोपा इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर है, क्योंकि हमने पढ़ा था लीवोडोपा की जो हाफ लाइफ थी वो शॉर्ट थी, इट वॉज अराउंड 1 to 2 आवर्स। और इनमें ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स को लीवोडोपा की वजह से वो जो फ्लक्चुएशन सिम्टम्स आ रहे थे, ऑन एंड ऑफ वाले रिस्पॉन्स आ रहे थे, उन पेशेंट्स में ये वाले ड्रग्स कंपेरेटिवली ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा बेटर होते हैं। और यही देखा गया कि जो ब्रोमोक्रिप्टीन और प्रामीपेक्सोल और रोपिनिरोल हैं, दे आर इफेक्टिव इन पेशेंट्स विद पार्किंसन डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय मोटर फ्लक्चुएशंस एंड डिस्किनेसिस। हाउएवर, ये चीज़ याद रखनी है कि दीज ड्रग्स आर इनफेक्टिव इन दोज पेशेंट्स हु हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू लीवोडोपा। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है जो कि लीवोडोपा का था कि ये सिंस डोपामीन के एगनिस्ट हैं तो वही डोपामीन के जो एक्शन हैं ये उसको फर्दर इन्हेंस कर रहे हैं या उसकी तरह ऐड कर रहे हैं। इसके बस हमने साइड इफेक्ट्स याद रखने हैं कि जो ब्रोमोक्रिप्टीन है, ब्रोमोक्रिप्टीन कॉजेज हेलुसिनेशंस, कन्फ्यूजन, डिलीरियम, नोजिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मोर कॉमनली एंड लेस प्रोमिनेंटली इट कैन कॉज डिस्किनेसिया। एंड ये दिखा गया कि जिन पेशेंट्स को मायोकार्डियल इन्फेक्शन या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ की वो हो हिस्ट्री हो, उनमें कॉशियसली यूज़ किए जाएँ क्योंकि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ वेजोस्पेजम। एंड सिंस दीज आर एर्गोटामीन डेरिवेटिव, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस ब्रोमोक्रिप्टीन इज एर्गोटामीन डेरिवेटिव, तो इट हैज़ अ पोटेंशियल, ब्रोमोक्रिप्टीन हैज़ अ पोटेंशियल दैट इट कैन कॉज पल्मिनरी एंड रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। अब जो बाकी 4 हैं जो कि नॉन एर्गोटामीन डेरिवेटिव थे, उनमें इस एडवर्स इफेक्ट की पोटेंशियल नहीं है कि दे डोंट कॉज पल्मिनरी और रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। लेकिन ये वाले एजेंट्स भी क्या करते हैं कि दे कैन एक्सरबेट पेरिफेरल वेस्कुलर इन जो ये वाले एजेंट्स हैं इनके भी एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि दे लेस प्रोमिनेंटली कॉज डिस्किनेसिया, लेकिन मोर प्रोमिनेंटली दे कॉज नोजिया, हेलुसिनेशंस, इंसोम्निया, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और एक चीज़ बस जो एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रख लेनी है वो ये कि जो एपोमोर्फिन है वो इंजेक्टेबल के तौर पे अवेलेबल है, वेरे जो रोटिगोटीन है वो ट्रांसडर्मल पैच के तौर पे अवेलेबल है। फिर हमारे पास एक और ड्रग आते हैं विच इज़ एमेंटाडीन। एमेंटाडीन बिल्कुल एक्सीडेंटली देखा गया था क्योंकि ये बेसिकली एंटीवायरल ड्रग है। एमेंटाडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये क्या कराता है, इट इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ डोपामीन, इट ब्लॉक्स द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड इट इनहिबिट्स द एन मेथाइल डी एस्पार्टेट टाइप ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से ये पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स को ट्रीट कर लेता है। लेकिन इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस, और हायर डोसेस में इट में ऑल्सो इंड्यूस एक्यूट टॉक्सिक साइकोसिस। उसके अलावा जो और देखे गए हैं वो हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, पेरिफेरल एडिमा एंड ड्राई माउथ। लास्टली हमारे पास एंटी मस्करिनिक एजेंट्स आ जाते हैं। एंटी मस्करिनिक एजेंट्स का याद रखना है कि ये सिर्फ एडजुवेंट के तौर पे दिए जाते हैं। और एंटी मस्करिनिक एजेंट्स हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने बेसिकली देखा था कि जो भी पार्किंसन के सिम्टम्स थे वो आ क्यों रहे थे, वो आ इसलिए रहे थे ड्यू टू हाई एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो हम एंटी मस्करिनिक एजेंट्स या एंटी मस्करिनिक एजेंट्स का दूसरा नाम इस एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स हम इसलिए दे रहे हैं ताकि वो जो हाई एक्टिविटी है एसिटाइल कोलिन की वो डिक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से वो जो ट्रेमर्स और ब्रेडिकाइनेसिया वाले सिम्टम्स थे वो भी डिक्रीज़ हो जाएँ। इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स इनमें सारे वही लिख लेना जो कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के होते हैं। जीरोस्टोमिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, दे कैन इंटरफेयर विद जीआई पेरिस्टाल्सिस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद ग्लूकोमा, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और पाइलोरिक स्टेनोसिस। उसके अलावा दे कैन ऑल्सो इंड्यूस मूड चेंजेस एंड कन्फ्यूजन। सो दैट वॉज इट ऑल रिलेटेड टू एंटी पार्किंसन ड्रग्स। आई होप ईजली समझ में आ गया हो। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने है वो लीवोडोपा का याद रखना है, लीवोडोपा, कार्बिडोपा का। लीवोडोपा का ऑन ऑफ मैकेनिज्म याद रखना है, क्यों होता है वो इसलिए होता है क्योंकि लीवोडोपा के जो वो हैं जो इफेक्ट्स हैं दे आर रिलेटेड टू इट्स प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। और जो लीवोडोपा की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन इट्स हाफ लाइफ एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा और तो मेरा ख्याल से हाँ और जो कि इसमें जो कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफरेज वाला दिया हुआ है इनहिबिटर्स का, इन ड्रग्स का क्या कहते हैं हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मोर इंपॉर्टेंटली याद रख लेना है। सो दैट वाज इट। आई होप ईजली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।